नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास कुछ बहुत ही खास है। हाँ, आज कुछ नया है। एक बिल्कुल नया चैनल द इंडिया इनसाइडर और हमारे हाथ उसके पहले एपिसोड का पूरा टेक्स्ट लगा है। इस चैनल का मिशन उन कहानियों को खोद कर निकालना है जिन पर मीडिया में अक्सर बस ऊपरी तौर पर बात होती है, सतही तौर पे। बिल्कुल। और आज हम चिक यही करने वाले हैं। ये जो टेक्स्ट है ये कोई मामूली न्यूज रिपोर्ट नहीं है, ये एक तरह का कह सकते हैं विजन डॉक्यूमेंट है। सही बात है। ये 2026 में भारत के बदलती वैश्विक भूमिका, उसकी विदेश नीति और सबसे जरूरी उसकी रक्षा रणनीति का एक खाका खींचता है। हमारा काम है इस टेक्स्ट के जरिए उस बड़ी तस्वीर को समझना। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये टेक्स्ट भारत को सिर्फ एक अरब लोगों के बाजार के तौर पर नहीं देखता। अच्छा, वो पुराना नजरिया अब इस टेक्स्ट के हिसाब से खत्म हो गया है। ये भारत को एक ऐसी उभरती हुई महाशक्ति के रूप में पेश करता है जो अब दुनिया के बड़े मसलों पर सिर्फ अपनी राय नहीं रखती बल्कि समाधान देने की हिम्मत भी रखती है। तो चलिए इस गहरी पड़ताल की शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े बदलाव से जिसका जिक्र इस टेक्स्ट में बार बार आता है। हाँ, कहाँ से शुरू करें? भारत की विदेश नीति का अपनी पुरानी गुटनिरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट की खाल उतारकर बहुसंरेखण यानी मल्टी अलाइनमेंट का नया आत्मविश्वास से भरा चोला पहनने तक का सफर। हाँ, चलिए इसी को खोलते हैं, क्योंकि टेक्स्ट में एक बहुत मजबूत लाइन है। वो कहती है कि भारत अब एक संतुलन साधने वाली शक्ति यानी बैलेंसिंग पावर नहीं रहा, बल्कि एक अग्रणी शक्ति यानी लीडिंग पावर बन गया है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर जमीनी स्तर पर इसका मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं है। इन दोनों शब्दों के बीच का जो फर्क है वो बहुत गहरा है। अच्छा। बैलेंसिंग पावर का मतलब होता है कि दुनिया के दो बड़े गुट आपस में लड़ रहे हैं और आप बीच में खड़े होकर तराजू को बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से रिएक्टिव भूमिका। बिल्कुल, ये एक प्रतिक्रिया वाली भूमिका है। लेकिन लीडिंग पावर का मतलब है कि आप खुद एजेंडा सेट कर रहे हैं। आप इंतजार नहीं कर रहे कि दूसरे क्या करेंगे, आप बता रहे हैं कि क्या किया जाना चाहिए। तो मतलब बहुसंरेखण इसी सोच का नतीजा है। हाँ। तो ये गुटनिरपेक्षता का कोई नया वर्जन नहीं है जहां हम कहते थे कि हम न तो अमेरिका के साथ है न रूस के साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक अलग दौर था। गुटनिरपेक्षता का मतलब था दोनों से एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखना। और अब बहुसंरेखण का मतलब है दोनों के साथ अपनी शर्तों पर काम करना। और सिर्फ दोनों के साथ ही क्यों, आज भारत आत्मविश्वास के साथ अमेरिका के साथ क्वाड में भी है और उसी वक्त रूस के साथ SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी एक महत्वपूर्ण सदस्य है। हाँ, ये तो है। वो ग्लोबल साउथ की आवाज भी बनता है और यूरोप के साथ ट्रेड डील भी करता है। ये तटस्थ रहना नहीं है, ये अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखकर सबके साथ जुड़ना है। ये एक बहुत बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो हो सकता है ना? कैसा खतरा? क्या सबके साथ होने की कोशिश में भारत किसी का भी पक्का साथी नहीं बनने का जोखिम नहीं उठा रहा? क्या इससे एक भरोसे की कमी पैदा नहीं हो सकती? टेक्स्ट इस पर कुछ कहता है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। टेक्स्ट सीधे तौर पर इसका जवाब नहीं देता, लेकिन इशारा जरूर करता है। क्या? भारत की रणनीति अब परमानेंट या स्थायी गठबंधनों की नहीं बल्कि मुद्दों पर आधारित गठजोड़ की है। मतलब इशू बेस्ड कोएलिशंस। बिल्कुल। मतलब जब समुद्री सुरक्षा की बात होगी तो हम अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़े दिखेंगे। जब आतंकवाद या ऊर्जा सुरक्षा की बात होगी तो शायद हमारे साथी बदल जाएं। अच्छा। दुनिया अब ये समझ रही है कि भारत किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं बनेगा। वो हर मुद्दे पर अपने विवेक और अपने फायदे के हिसाब से फैसला लेगा। शुरुआत में शायद ये दूसरों को अजीब लगे, लेकिन अब दुनिया को इसकी आदत पड़ रही है। और शायद एक लीडिंग पावर होने का सबसे बड़ा सबूत जमीन पर नहीं बल्कि समंदर में दिख रहा है। टेक्स्ट में एक बहुत दमदार फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, हिंद महासागर का किला या फोर्ट्रेस ऑफ द इंडियन ओशन। ये सुनने में किसी एक्शन फिल्म के टाइटल जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है। पर इसका रणनीतिक मतलब क्या है? क्या हम हिंद महासागर को अपनी कोई प्राइवेट झील बनाने की कोशिश कर रहे हैं? प्राइवेट झील शायद सही शब्द ना हो, लेकिन अपना प्रभाव क्षेत्र जरूर है। देखिए, भू राजनीति में भूगोल सबसे बड़ी हकीकत होते हैं। सही बात है। और आज की दुनिया में हिंद महासागर दुनिया का सबसे जरूरी व्यापारिक हाईवे बनता जा रहा है। टेक्स्ट के हिसाब से दुनिया का लगभग 80% समुद्री तेल व्यापार। 80%? हाँ, और 1/3 कार्गो ट्रैफिक इसी रास्ते से गुजरता है। तो जो भी इस इलाके में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा
वो असल में ग्लोबल इकोनॉमी की चाबी अपने हाथ में रखेगा। भारत अब सिर्फ अपनी लंबी तटरेखा की हिफाजत नहीं कर रहा, वो इस पूरे इलाके का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है। इस नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब थोड़ा और समझाइए। तो मतलब अगर कल को सोमालिया के पास समुद्री डाकू किसी जापानी जहाज को पकड़ते हैं तो उनसे निपटने की जिम्मेदारी भारतीय नौसेना लेगी? बिल्कुल, यही इसका मतलब है। और भारत ये कर भी रहा है। पायरेसी से लड़ना, तस्करी रोकना, सुनामी जैसी आपदाओं में सबसे पहले मदद पहुंचाना, ये सब इसी जिम्मेदारी का हिस्सा है। और इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए ताकत चाहिए। हाँ, और इसीलिए टेक्स्ट में आईएनएस विक्रांत जैसे विमानवाहक पोत का जिक्र है। उसे सिर्फ एक जहाज कहना उसकी तौहीन होगी। वो एक तैरता हुआ एयरबेस है। बिल्कुल, जो भारत की हवाई ताकत को हमारी सीमाओं से हजारों किलोमीटर दूर तक ले जा सकता है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, ये जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग का एक टूल है। जब विक्रांत हिंद महासागर में गश्त लगाता है तो वो पूरे इलाके को एक संदेश देता है कि यहाँ एक बड़ी ताकत मौजूद है। और टेक्स्ट में परमाणु पनडुब्बियों यानी SSBNs का भी जिक्र है। वो इस किले को कैसे मजबूत करती हैं? SSBNs वो इस किले की सबसे गहरी और सबसे खतरनाक दीवार हैं। अच्छा। ये महीनों तक समंदर की गहराइयों में छुपी रह सकती हैं, किसी के रडार पर आए बिना। ये भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की गारंटी है। मतलब अगर कोई दुश्मन देश हम पर परमाणु हमला करने की हिम्मत करता है तो ये पनडुब्बियां समुद्र की गहराइयों से निकलकर ऐसा जवाबी हमला कर सकती हैं कि उस देश का वजूद ही मिट जाए। ये शांति बनाए रखने का सबसे अचूक हथियार है। एक ऐसी डेटरेंस या निवारक शक्ति है जो किसी भी दुश्मन को कोई भी दुस्साहस करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देती है। तो मतलब मलक्का से लेकर हुर्मुज तक इन सब रास्तों पर हमारी नजर है। बिल्कुल, ताकि कोई भी विरोधी ताकत ग्लोबल सप्लाई चेन को बंधक न बना सके। वाह, ये तो वाकई एक किले की तरह ही है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे इस पूरे टेक्स्ट में सबसे दिलचस्प लगा। बताइए। दशकों से हम सुनते आए हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। एक तरह से हमारी इमेज ही बन गई थी। हाँ, सबसे बड़े आयातक। लेकिन टेक्स्ट कह रहा है कि ये कहानी 180 डिग्री घूम गई है। ये बदलाव इतना बड़ा और इतनी तेजी से कैसे हो गया? ये बदलाव आत्मनिर्भर भारत अभियान का सबसे ठोस नतीजा है। देखिए, किसी भी देश के लिए हथियारों का आयातक होना एक बहुत बड़ी रणनीतिक कमजोरी है। कैसे? जैसा कि हमने हाल के कुछ युद्धों में देखा, लड़ाई के बीच में आपके विदेशी सप्लायर राजनीतिक दबाव में आपको हथियार या उसके पुर्जे देने से मना कर सकते हैं। आपकी पूरी सेना ठप पड़ सकती है। बिल्कुल, भारत ने इस सबक को बहुत गंभीरता से लिया है। अब सोच ये है कि हम सिर्फ तकनीक खरीदेंगे नहीं, हम तकनीक बनाएंगे और फिर उसे बेचेंगे भी। और इसके उदाहरण भी अब सामने आने लगे हैं। टेक्स्ट में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्यात का जिक्र है। वो तो बस एक शुरुआत थी। अब अर्जेंटीना से लेकर मिस्र तक कई देश हमारे तेजस लड़ाकू विमान में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये सोचना भी कितना अजीब लगता है कि जो देश कल तक लड़ाकू विमानों के लिए दूसरे देशों की तरफ देखता था, आज वो अपने बनाए विमानों का एक्सपोर्ट कैटलॉग लेकर दुनिया भर में घूम रहा है। बिल्कुल, और ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, इसके गहरे रणनीतिक फायदे हैं। जैसे कि जब फिलीपींस जैसा देश आपसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदता है, जो अपनी स्पीड की वजह से दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइलों में से एक है, तो आप उसे सिर्फ एक हथियार नहीं बेचते, आप एक रिश्ता बनाते हैं। हाँ, आप उसके साथ एक रणनीतिक साझेदारी बनाते हैं। आप उनके सैनिकों को ट्रेनिंग देते हैं, मेंटेनेंस सपोर्ट देते हैं। कल को वो देश कूटनीतिक तौर पर आपके और करीब आता है, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। तो ये मेक इन इंडिया अब सिर्फ एक आर्थिक नारा नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति का एक शक्तिशाली औजार बन गया है। बिल्कुल सही। तो एक तरह से हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स के जरिए दोस्त बना रहे हैं। ये एक बिल्कुल नया खेल है। सही कहा। अच्छा, हमने कूटनीति की बात की, समुद्र की ताकत की बात की और हवा में अपनी बढ़ती आत्मनिर्भरता की भी, लेकिन जमीन पर, खासकर हमारी उत्तरी सीमाओं पर, हकीकत बहुत अलग और ज्यादा जटिल है। वहाँ भारत की रणनीति क्या है, जैसा कि टेक्स्ट बताता है? अगर समुद्र में रणनीति प्रोजेक्शन यानी ताकत दिखाने की है, तो उत्तरी सीमाओं पर रणनीति डिफेंसिव असर्शन यानी रक्षात्मक मजबूती की है। और ये कैसे हो रहा है? टेक्स्ट में सुरंगों, पुलों और हर मौसम में काम करने वाली सड़कों के एक बहुत बड़े नेटवर्क का जिक्र है। इसमें सेला टनल जैसे नाम खास तौर पर लिए गए हैं। इसे समझने के लिए आप कल्पना कीजिए, पहले हमारी एक पूरी बटालियन या टैंक रेजिमेंट को किसी फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचने में कई दिन या हफ्ते लग जाते थे। और बर्फबारी में तो रास्ते पूरी तरह कट जाते थे। हाँ बिल्कुल। और
अब सेला टनल जैसी जगहों के कारण वही काम कुछ घंटों में हो रहा है, चाहे बाहर बर्फ का तूफान ही क्यों ना हो। ये लॉजिस्टिक्स में क्रांति है। इसका मतलब है कि किसी भी आपात स्थिति में हम दुश्मन के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से ज्यादा तेजी से अपने सैनिक और भारी हथियार सीमा पर पहुंचा सकते हैं। ये किसी भी लड़ाई का रुख बदल सकता है। ये सिर्फ ईंट और कंक्रीट का निर्माण नहीं है। तो ये एक संदेश है। ये एक बहुत स्पष्ट और मजबूत संदेश है। और वो संदेश क्या है? संदेश बहुत साफ है। भारत अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेगा। सीमाओं पर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक मजबूत इरादे का प्रदर्शन है। ये किसी भी विरोधी को कोई भी दुस्साहस करने से पहले ये सोचने पर मजबूर करता है कि भारत की जवाबी कार्रवाई कितनी तेज और घातक हो सकती है। ये शांति बनाए रखने का एक सक्रिय तरीका है। कमजोरी की स्थिति से नहीं, बल्कि ताकत की स्थिति से। बिल्कुल, ये जमीन पर लकीर खींचने जैसा है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। अगर हम इन चारों बिंदुओं को एक साथ जोड़कर देखें, एक निडर विदेश नीति, हिंद महासागर में समुद्री ताकत, रक्षा क्षेत्र में खरीदार से बेचने वाले की भूमिका और मजबूत उत्तरी सीमाएं, तो ये सब मिलकर इंडिया की कौन सी नई कहानी बता रहे हैं? निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है और टेक्स्ट इसे बिना किसी लाग लपेट के कहता है। अगला दशक सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी भारत का है। अच्छा, एक आधुनिक होती आत्मनिर्भर सेना और आत्मविश्वास से लबरेज विदेश नीति के दम पर भारत अब वैश्विक शक्तियों की उस हाई टेबल पर अपनी कुर्सी मजबूती से डाल रहा है, जहां दुनिया के बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो अब हम दरवाजा नहीं खटखटा रहे, नहीं, अब हम कमरे के अंदर बैठकर चर्चा की दिशा तय कर रहे हैं। और टेक्स्ट के मुताबिक ये सिर्फ एक शुरुआत है। ये वाकई एक शक्तिशाली तस्वीर है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या? इस पूरे टेक्स्ट से एक बात तो साफ है कि भारत रक्षा क्षेत्र में एक आयातक से निर्यातक बन रहा है, एक कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बन रहा है। सोचने वाली बात यह है कि टेक्नोलॉजी, कूटनीति या ग्लोबल सप्लाई चेन जैसे और कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जहां दुनिया जल्द ही भारत को इसी तरह एक फॉलोअर की जगह एक लीडर या क्रिएटर की भूमिका में देखेगी।